अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मेरे साथ मौजूद है मेरे को ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक। आकिब, आपका क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई आज आप बेसिकली ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे भी और क्योंकि हमारा चैनल ग्रो हो रहा है तो आज हमने मजीद तीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को एंगेज किया हमारे साथ। एक दो तो जर्नलिस्ट जो है वो इस्लामाबाद से कवर करते हैं क्रिकेट को और एक जो है वो कनाडा में मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद है राफिक भाई, हमजा भाई और सामा भाई। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र। हम हमजा बल्कि आपसे ही स्टार्ट करते हैं, बल्कि आप तीनों थी। तो सबसे पहले हमजा, जो आप ये पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें तो मोहसिन नकवी की एक हवाले से न्यूज़ आ रही है कि ही कुड बिकम द एसीसी प्रेसिडेंट फॉर 2 इयर्स मोर, और वो जय शाह की जो है वो पोजीशन को टेक ओवर करेंगे। और आप इस मूव को कैसा देखते हैं? और एक और ये भी न्यूज़ है कि वकार यूनिस को दोबारा क्रिकेटिंग बोर्ड के अफेयर्स में लाया जा रहा है और आपने बड़ी इस पर तकीद भी की थी। तो कैसा देखते हैं इस डिसीजन? आकिब, सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग मोहसिन नकवी, अब मोहसिन नकवी का जहां तक आपका ताल्लुक है, देखें आगे वो पीसीबी के ऑलरेडी करंट चेयरमैन है और बहुत सारे जो मामलात हैं वो देख रहे हैं, जिसमें अभी जो सुनने में ये चीज़ आई है कि अभी जो है वो इस चीज़ से भी स्टेप बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हैंड ओवर कर रहे हैं वकार यूनिस के। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं पीसीबी के, वो सारे जो मामलात हैं खुद जो है वो देखेंगे। और जहां तक ये बात रही एसीसी की चेयरमैन की, तो ये बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि ये इसको ओवरटेक कर सकते हैं। आप ये इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या पड़ता है। अगर पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, अगर एसीसी के चेयरमैन बनते हैं, वहाँ से जय शाह जो है वहाँ से स्टेप बैक करते हैं, तो ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें देखा देखा जा सकता है कि क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो वकार यूनुस की जहाँ तक बात आपने की है, वकार यूनुस के तो मैं तो पहले भी खिलाफ था, मैं अभी भी खिलाफ हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वकार यूनुस के टेन्योर में आपने देखा होगा कि मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट ले ली थी उनके टेन्योर में, क्योंकि इस बार वकार यूनुस के टेन्योर में चीज़ें जो थी वो स्टेबलाइज नहीं चल रही थी। लेकिन वकार यूनुस का दोबारा पीसीबी में क्रिकेट में इन्वॉल्व होना, आई डोंट थिंक सो कि ये एक जो है वो अच्छा डिसीजन है पीसीबी की तरफ से। अच्छा राफी और उसामा, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है एसीसी की भी और ये वकार यूनिस को बोर्ड में दोबारा लेके आया जा रहा राफे, आप स्टार्ट करें। है। थैंक यू हेलो। जी आकिब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और देखें, एक हिसाब से तो गुड थिंग भी है कि क्रिकेटिंग पर्सनालिटी जो है उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में लाना चाह रहे हैं। लेकिन माजी करीब में अगर वकार यूनुस इटसेल्फ उनकी कारकर्दगी को देखा जाए इन क्रिकेट बोर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बीइंग अ मेंबर ऑफ क्रिकेट कमेटी या फिर एज ए फास्ट बॉलिंग कोच और हेड कोच 2011 में एज अ हेड कोच, तो आपने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। लेकिन उनके जो टेन्योर था वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। और माजी में हम ये सुनते आए हैं कि जब भी वकार यूनुस को लगाया गया एज अ कोच या फिर किसी और हैसियत में, तो वो अभी भी अपने आप को वो पुराना वकार यूनुस समझते हैं जो बनाना स्विंग करना जानते हैं। तो एज अ कोच तो हमने देखा था कि जब लास्ट में और था तब भी आपने एक नई रीत ले आए थे कि जो भी बॉलर 150 140 को पीएसएल में टच करेगा उसको आपने पाकिस्तान की कैप दे दी। मूसा खान खेले, नसीम शाह खेले और दीगर जितने भी कुछ प्लेयर्स हैं उसके अंदर हमने देखा था जो खेले हैं, कुछ परफॉर्म कर सके कुछ नहीं परफॉर्म कर सके, कुछ का लेटर ऑन जाके डाउनफॉल डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इस हैसियत में कि आप वो क्रिकेट के मामलात संभालेंगे, तो उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि अगर ये अपॉइंटमेंट हो जाती है तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होंगे या फिर जो है वो टेस्ट प्लस फ्रूट्स आपको खाना होंगे जो माजी में आप खाते आए। और जहाँ तक बात है उनकी, जो आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनका मोहसिन नकवी साहब, इनको अगर आप देखें तो ये वो वफाकी वजीर दाखिला हैं जो पाकिस्तान की प्रॉबेबली जो टॉप की दो तीन मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री है वजीर दाखिला की मिनिस्ट्री उनके पास। और फिर उनके पास मेरे यहाँ से एक नारकोटिक्स की भी है मिनिस्ट्री। चले वो इतनी कोई हैवी मिनिस्ट्री नहीं होती, लेकिन जो ये मिनिस्ट्री होती है ये बड़ी हैवी मिनिस्ट्री होती है। इसमें आपको बड़ा काम करना पड़ता है और वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे ज़्यादा किसी के पास अथॉरिटी होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसी की ही होती है। तो अब ये देखना होगा कि
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर 2 मिनिस्ट्री और अब फिर एसीसी का सदर। तो ये अपनी जो है वो जॉब उसको किस हद तक उसका हक अदा कर पाएंगे, ये एक जरूर सवाल है जिसका जवाब ढूंढना होगा। उसामा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आई थिंक मैं दोनों अपने जो गेस्ट हैं जो उन्होंने बातें की, आई थिंक मैं उनसे एग्री करूंगा। मोहसिन नकवी का तो जहां तक मुझे ये पहली तो बात है, जो न्यूज आई है मोहसिन नकवी की, मुझे नहीं लगता कि 100% ऐसा होगा कि मोहसिन नकवी जो है एसीसी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। जहां तक जैसे कि ताल्लुक है पाकिस्तान और इंडिया का आपस में चल रहा है, और जे शाह जो है इस वक्त भी प्रेसिडेंट है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मोहसिन नकवी को वो लोग चेयरमैन बनने देंगे। मुझे लगता है इसमें भी इख्तलाफ आएगा, कोई कंट्रोवर्सी छिड़ेगी और मतलब इतनी आसानी से नहीं बना। और दूसरी बात ये है कि मतलब आप वो कितनी ज्यादा पोस्टर देंगे। एक तो पीसीबी चेयरमैन है, वजीर दाखिला है, नारकोटिक्स है, ऊपर से अब ये भी ओहदा वो संभालेंगे, तो ये थोड़ा मुझे लगता है काफी कंट्रोवर्शियल भी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। ऑलरेडी वो है, तो ये लेने से तो मुझे लगता है और बन जाएंगे। और जहां तक वकार यूनुस की बात है, तो मुझे नहीं लगता और मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो किस मतलब क्या उनका दिमाग है और किस डगर पे वो लोग चलना चाहते हैं। मतलब आप हमेशा से वही एक ही रिपीटिव साइकिल जो है वो हमेशा से ही दोहराते रहते हैं। अब वकार यूनुस, आपको याद होगा 2015 में वो हमारे कोच थे, उसके बाद 2015 से भी पहले भी उन्होंने कोचिंग की होगी, और आप फिर उनको अब सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं, तो मतलब इससे क्या प्रूफ होगा, क्या चेंजिंग आएगी, किस तरह पाकिस्तान टीम बदलेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये डिसीजन तो बिल्कुल ही समझ से ही बाहर है। तो आई डोंट थिंक ये कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाएगा ये डिसीजन। अच्छा उसामा, मैं यहाँ से ना कैरी ऑन करूंगा। 2015 की आपने बात किया, 2015 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि जब वकार यूनुस साहब थे, तो उसमें सरफराज अहमद के साथ देखा था कि कितनी ज्यादती की गई थी स्टार्टिंग के मैचेस में। मतलब सरफराज अहमद था, उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट था उस वर्ल्ड कप में। सरफराज अहमद ने सेंचुरी भी की थी आयरलैंड के खिलाफ, उसके अलावा अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो उनका कहीं ना कहीं प्लेयर्स के साथ ग्रजेस रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स के साथ उन्होंने ज्यादती की है इसमें। बिल्कुल। अच्छा ताहिर भाई, अगर आप कुछ पूछना चाहें इस पे। जी राफे भाई, सामा भाई, सब्सिक्वेंटली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल आपने देखा होगा कि इंडिया के माया नाज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह आजकल न्यूज में रहने का उनको काफी शौक है। आपने भी बड़ी उनसे स्टेटमेंट सुनी होगी पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट, काफी शोला बयां स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। तो उनके बारे में आपका क्या स्टांस है उनकी स्टेटमेंट्स के बारे में? और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो तनवीर अहमद हमारे एक्स फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने इस पर रिमार्क दिए हैं कि हरभजन सिंह सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेट पर्सन। तो इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे लेके देखते हैं? सर, कुछ लोग होते हैं जिनको मीडिया में रहने की आदत होती है, और वो जो है वो ऑफनली जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि वो जो है वो हेडलाइंस की जीनत बने रहे। और हरभजन भी आप देख लें कि जिस वक्त अभी रिसेंटली जो अब लेजेंड्स लीग हुई है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हमारे खिलाड़ियों के साथ मुसाफिर करते दिखाई दे रहे थे। बड़े जो है वो हग्स चल रहे थे और बड़ा एक मोहब्बत का सिलसिला था। लेकिन जब मीडिया की बात आती है तो फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है, और फॉर मी, मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठ के डिस्कस भी नहीं करना चाहता। और मेरी इल्तमास भी है कि ये जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, इनके बारे में बात करके इनको अटेंशन दे के हम हवा बना देते हैं। तो इट्स बेटर कि इन अटेंशन सीकर्स की बात ही नहीं। बाकी हमजा, उसामा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह राफे ने बात की है हरभजन के बारे में और तनवीर अहमद के बारे में, देखें तनवीर अहमद का स्टांस इसमें थोड़ा सा भी मैं उससे एग्री भी करूंगा कि अगर जिस तरह हरभजन सिंह है, ये अभी जो लीग हुई थी यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन लीग, इसमें हमारे प्लेयर्स के साथ काफी अच्छे तरीके से मिले। उन्होंने कामरान अकमल के साथ भी काफी अच्छे वो जो विजुअल्स आए थे उसमें बातचीत हुई। लेकिन जब वो ये ही प्लेयर्स जब मीडिया पे आते हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा खदशात हैं, इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जब बाकी नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका, बाकी जितनी भी टीम्स हैं, इनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई खतरात नहीं है, तो इंडियन टीम को क्यों है? तो बस फॉर द सेक ऑफ फॉर सम टीआरपीज और रेटिंग्स वो चीज़ें हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को हमें सीरियस लेना चाहिए। उसामा, अगर आप कुछ अगर ऐड करना। मुझे भी आई थिंक यही लगता है,
ये जो स्टेटमेंट हरभजन सिंह ने दिया, मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने पूरे प्रॉपर दिल से दिए। उन्होंने अपनी जो इंडिया की आवाम है उनका भी थोड़ा दिल रखा है, क्योंकि आपको पता है 2 बार पहले भी वो इस तरह ट्वीट्स में थोड़ा इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इंडियन आवाम से काफी बैकलैश का सामना आ रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने बस खुश करने के लिए अपनी आवाम को दे दिया कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान तो हम क्यों जाएं, वो तो सिक्योरिटी के मसले मसाइल। हालांकि उनको भी पता है कि सब टीम्स जो है वो आई हैं, ऑलमोस्ट हर टीम आई है इस वक्त, पाकिस्तान का टूर किया है, तो इंडिया को आई थिंक मसला नहीं होना चाहिए। हाँ वो कंट्रोवर्सी थोड़ी है, पॉलिटिक्स भी है बीच में, उसका तो ठीक है चलो, लेकिन मुझे ज्यादातर यही लगता है कि ये जो बयान है उन्होंने थोड़ा अपनी इंडियन ऑडियंस को थोड़ा और गेन करने के लिए, पॉप अप करने के लिए दिया। और दूसरा जो तनवीर अहमद है, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, उनका तो एक तकिया काम बन गया कि वो शोला बयान है, तो वो तो कोई भी स्टेटमेंट आए कोई भी दे तो वो उस पर कमेंट जरूर करते हैं। तो मेरी तो यही ओपिनियन है बस। मूविंग फॉरवर्ड, बल्कि उसमें आपकी स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ये भी बयान आया शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और वो कप्तानी के लिए नहीं खेल रहे। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? हालांकि उनके शाहिद अफरीदी के भी बयान आ रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कंसिडरिंग के जो ग्रुपिंग की खबर है ये अपनी उस जो है अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करे कम्प्लीटली? सामा आपसे ही शुरू हो जाते हैं। जी आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है। मुझे जहाँ तक लगता है शाहीन शाह अफरीदी के साथ आई थिंक इनजस्टिस तो हुआ है, क्योंकि पहले उसको एक बार कैप्टनसी आपने दी और एक सीरीज के बाद उसको कैप्टनसी से हटा दिया, तो बहुत बड़ा इनजस्टिस था एज ए प्लेयर भी और एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग भी। मतलब आपको एटलीस्ट थोड़ा, जिसको भी आप कैप्टनसी दे रहे हो उसको थोड़ा एटलीस्ट चांस तो देना चाहिए। लेकिन अब चलो शाहीन ने स्टेटमेंट दिया है, वो तो ऑब्वियसली इसी तरह देगा तक, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। लेकिन भाई बट इन माय पर्सनल ओपिनियन उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए था, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था एक सीरीज दे के आप फिर बाबर को ले आए। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की हमने देखा है कैप्टनसी का भी इसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और एटलीस्ट आपको जब आपने उसको मौका दिया तो आपको उसको प्रॉपर मौका देना चाहिए। 2 बार उसने लाहौर कलंदर को जो जितवाया हुआ PSL, तो आपको उसको जरूर मौका देना चाहिए था। बट ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अंदर से भी हर्ट हुए होंगे इस बात को, लेकिन ऑब्वियसली वो बाहर मीडिया में ये सब चीज नहीं लाना चाहेंगे कि कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं कैप्टनसी के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं मुल्क के लिए खेल रहा हूँ। तो ये आई थिंक उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल बयान दिया है। हमजा आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कितना ये अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी की स्टेटमेंट है इसमें हकीकत नज़र आ रही है? कि कंसिडरिंग जब वो ग्राउंड पे होते हैं तो नज़र आ रहा होता है कि प्लेयर्स के दरमियान कोई अलर्जी किस्म से नज़र आ रही है। तो आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को कि शाहीन अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और वो ये बयान अपने खुश दिली से नहीं दे रहे? आप क्या कहेंगे इस पे? आपके जहाँ तक अभी स्टेटमेंट, रिसेंटली स्टेटमेंट की बात है शाहीन की, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बस ये मीडिया पे आगे कवर अप किया कि इन बिटवीन प्लेयर्स के दरमियान कुछ भी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है कि जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था तो बहुत सारी चीजें जो थी वो हमारे सामने भी क्लियर थी कि प्लेयर्स की आपस में लग नहीं रही थी, प्लेयर्स बाबर आजम की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी शाहीन के साथ, शाहीन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बाबर के साथ, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उसामा की बात को मैं यहाँ पे सेकंड करूंगा कि जब आपने बाबर को हटा के शाहीन को कैप्टन बना दिया था तो फिर उसको कैरी ऑन करना चाहिए था। अगर तो रिजल्ट ना आते आफ्टर 1 सीरीज, आफ्टर 2 सीरीज या वर्ल्ड कप तक भी अगर शाहीन कैप्टन होता और रिजल्ट ना आते तो फिर आपको समझ आनी चाहिए थी कि आप कैप्टन चेंज कर रहे थे। लेकिन वहां पे बाबर का भी काम बनता था। अगर तो बाबर को दोबारा कैप्टनसी ऑफर हो रही थी तो आई थिंक बाबर को उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए था कि शाहीन कैप्टन है, हम शाहीन के साथ ही चलते हैं। तो वो चीज हुई नहीं और वही चीज पाकिस्तान चीज को हर्ट किया पाकिस्तान। राफे आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी देखें, एक नरेट बिल्ड किया जाता है पाकिस्तान में, मीडिया इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमने ये देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है तो उसके बाद स्टोरियाँ जो है वो नरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखें आप वर्ल्ड कप हारे तो उसमें आप ग्रुपिंग का मामला आ गया है। कैप्टन जो आपके गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 3 वर्ल्ड कप्स में उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, एज अ बैटर, एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस फिर एशिया कप्स में देख लें, तो कहीं ना कहीं होगी ग्रुप बंदी। मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप बंदी ना होगी, लेकिन ग्रुप बंदी जो है उसको हवा भी बना दिया गया है, उसको कुछ ज्यादा एग्जैजरेट भी किया जा रहा है। तो शायद इसकी जो मेन वजह है वो किसी को फेस सेविंग दी जा रही है। जी राफे आपसे एग्री करते हैं, ताकि आप इस पे ऐड करना चाहें फर्दर? जी हमजा भाई, बल्कि आपसे शुरू करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि शाहिद अफरीदी को भी काफी खबरों में इन रहने का शौक पैदा हुआ है। आपने आजकल उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, वो कहते हैं कि PCB अपना आप बचाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए
प्लेयर्स को एक दूसरे से लड़वा रहा है, जैसे ग्रुपिंग की खबरें हो गई, कैप्टेंसी के इशू हो गए, तो इस चीज को आप किस तरह निरेट करती हैं? जी, ये तो देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज़ें तो बड़ी पुरानी चली आई हैं। 2009 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें भी आपको पता है कि क्या-क्या चीज़ें हुई थी, जिसमें शाहिद अफरीदी खुद भी इन्वॉल्व थे। फिर यूनुस खान की एक कंट्रोवर्सी आई थी कि हलफ लिया गया था। तो ये चीज़ें देखें पाकिस्तान में चली आई हैं। और शाहिद अफरीदी देखें, बेसिकली जो है शाहिद अफरीदी इटसेल्फ आजकल जो है बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी हैं। तो एक चीज़ जो है वो उनको हर्ट कर रही है। और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी को क्रिकेट में अब थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रही बात उनके दामाद शाहीन की, तो उस हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे तो उस चीज़ से पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी और शाहीन शाह अफरीदी को भी ना, इससे मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सामा फर्दर अगर कुछ ऐड करें इस तो मैं कह रहा था कि मतलब उनका आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मतलब जब पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही होती है या मैचेस जीत रहे होते हैं लगातार, तब इतनी कोई न्यूज़ बाहर नहीं आती कि ग्रुपिंग चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन जब हम लगातार हारने शुरू हो जाते हैं तो इस तरह का एक बिल्डअप हो जाता है कि ग्रुपिंग चल रही है, बाबर के खिलाफ शाहीन है या शाहीन ने अपना ग्रुप बनाया हुआ और बाबर ने अपना ग्रुप बनाया। तो मुझे लगता है उन्होंने मतलब यही कहने की कोशिश की कि पीसीबी को जो है वो चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि आप ज़्यादातर ये इन बाहर वाली न्यूज़ को। हो सकता है ये न्यूज़ सच भी हो सकती है, लेकिन इस न्यूज़ को जो है वो ज़्यादा बाहर फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही एट द एंड ऑफ द डे जो है उन्हीं की थोड़ी मतलब बदनामी होती है कि आपकी ग्रुपिंग चल रही है और मतलब मुल्क से आप लोग मुखलिस नहीं है। तो उनका यही था कि आप जो है वो जो भी डिसीजंस हैं वो आप अंदर कमरे के अंदर लें, बाहर मीडिया में कोई ऐसी न्यूज़ गलत नहीं आनी चाहिए जिससे कि गलत तासर हो। तो मुझे लगता है वो यही कहना चाह रहे होंगे। राफेल भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? ये बिल्कुल देखें, शायद अफरीदी को ये तो नहीं हम कह सकते कि वो बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि देखें, अपार्ट फ्रॉम बीइंग दामाद ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, वो आल्सो जो है वो एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर स्पोर्ट्स को हेड कर रहे हैं। तो वो फिर जब चैनल पे बैठेंगे तो उनसे सवालात पूछे जाएंगे। हमारे साथ भी जब कोई गेस्ट आता है हमारे पास तो हम उससे सवाल पूछते हैं, और फिर जब टीवी पे ऐसी शख्सियत बैठ जाए, जब मुझे ये पता लग जाए कि मुझे मेरा जो गेस्ट है उससे मुझे जो है वो जवाब मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ, और फिर जो मेरी टीआरपी है वो इंक्रीज करेगी, तो फिर ऑब्वियसली ऐसे सवालात भी होंगे और फिर ये मजबूरी बन जाती है शायद अफरीदी की भी, शायद कि वो इन सवालात के जवाब दें। तो ये है कि वो भी पैसा कमा रहे हैं, अब हम उनको भी नहीं रोक सकते कि आप पैसा कमाना चाहिए। एक सवाल आप तीनों से बल्कि मैं पूछना चाहूँगा इस पे फर्दर ऐड करते हुए कि एक कुछ खबरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर कि नसीम शाह का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रमोट किया जाएगा और शादाब को जो है वो डिमोट किया जा रहा है। तो राफे, सबसे पहले आप इसको कैसा देखते हैं कि ये पीसीबी की जानिब से कैसा डिसीजन है, कि क्या परफॉर्मेंस को देखते हुए वाकई नसीम शाह को जो है वो रेस देना चाहिए उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में? देखें, जो लास्ट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो जिसको चेयर किया था आपके चेयरमैन पीसीबी साहब ने, उसमें तो ये डिसीजन हो गया था कि इस किस्म का कोई फैसला नहीं किया जाएगा और आपकी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजिंग्स बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। लेकिन देखें, मेरे ख्याल से जज़ा सज़ा का आंसर जरूर होना चाहिए, और अगर ये किया जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर साया कॉरपोरेशन का यहाँ पे जिक्र मैं करता चलूंगा कि क्या साया कॉरपोरेशन और साया कॉरपोरेशन के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि साया कॉरपोरेशन का प्लेयर जो है वो उसको डिमोट किया जाए? तो मेरा ये सवाल है कि फिर क्या साया कॉरपोरेशन, और फिर देखिए, मैंने लास्ट जो हमारी पॉडकास्ट हुई थी उसके अंदर भी ये बात की थी कि किसी भी प्लेयर को या किसी भी इंडिविजुअल को सिस्टम से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने कप्तान साहब को सिस्टम से बड़ा बना दिया है, और अगर आप डिमोट किया जाएगा तो कप्तान साहब देखें, जो पिछले दिनों जो खबरें चल रही थी उसमें यही था कि जिस टाइम ये सारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के साथ राब्ते में थी, तो उस टाइम भी बाबर और जो उनके साथी हैं उनने बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया था, और उसके अंदर फिर इफ्तिखार वगैरह जो शाह कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं थे उनको भी इन्वॉल्व किया, और आखिर में जिस टाइम ये सारा मामला सॉल्व हो गया तो इफ्तिखार ने पूछा बाबर से कि आप लोगों ने तो अपने मामला यस कर लिए हैं, हमारा क्या होगा? तो उसने कहा कि आपको फिर देखेंगे। तो फिर यह है कि माजी में आप देख चुके हैं कि लोग व्यूज हुए साया कॉरपोरेशन के जो लोग हैं
उनने जो आपकी प्लेइंग 11 के लड़के हैं या जो आपके सिलेक्टेड स्क्वाड के लड़के हैं उनको यूज किया है। तो अब मेरा आप सबसे ये सवाल है कि क्या साया कॉर्पोरेशन अपने प्लेयर को डिमोट होने देगी? नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा राफी भाई, हमजा भाई, सलमा भाई, अब हम थोड़ी वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिले, पर एट द एंड ऑफ द डे जो उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी वो श्रीलंका की वुमेन टीम ने उठाई। तो आप इस उनकी विन को कैसे रेट करते हैं कि इतने उन पे इकोनॉमिक चैलेंजेस और लॉलेसनेस, काफी उनको इश्यूज का सामना करना पड़ा पिछले 1.5-2 साल के दौरान। तो इसमें हमजा भाई आपसे शुरू करते हैं, आप इसको कैसे नरेट करते हैं पाकिस्तानी टीम के तनाजर में, जिनमें सारी फैसिलिटीज भी इनको दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल इक्विप्ड है, तो ये क्या कहाँ पे लैकिंग आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो वुमेन्स क्रिकेट की आपने बात की है, तो वुमेन्स क्रिकेट देखें प्लेइंग अ मेजर पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एट द मोमेंट। और श्रीलंका को सबसे पहले मुबारकबाद कि श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, फाइनल में इंडिया को बीट किया, और ये एक इजी चेज नहीं था जो उन्होंने इजी इसको बनाया। अब देखें, एज कम्पेयर टू श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से, पाकिस्तान में भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ का होना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्लेयर्स की जो विल पावर है वो बड़ी ज़रूरी मैटर करती है। प्लेयर्स की अगर विल पावर है, अगर उनमें जीत की लगन है, तो वही चीज़ तक पहुंच सकते हैं, और श्रीलंका क्रिकेट ने, वुमेन्स टीम ने ये चीज़ करके दिखाई है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की भी बेहतर नहीं थी इस एशिया कप में। लेकिन मूव ऑन अगर हम करें तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी, अगर अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अगर हमारे जो कोचेज़ हैं, जिस तरह मैं वुमेन्स क्रिकेट की बात करूँ, तो हमारे इनके साथ जो कोचेज़ लगे हैं वो जुनैद खान साहब हैं। जुनैद खान जो है वो काफ़ी एक नॉलेज रखते हैं कोचिंग के हवाले से, तो उनका वुमेन टीम्स के साथ होना भी एक, मैं कहता हूँ कि एक इम्पैक्ट है। तो फर्दर ऑन अगर मैं देखूँ तो आने वाले टाइम में ये मजीद इसमें बेहतरी आ सकती है। सही। तो सलमा भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, आई थिंक सबसे पहले तो श्रीलंका की जो वुमेन्स टीम है उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और हमने देखा है कि वुमेन्स टीम, अगर एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की टीम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने फाइनल भी खेला हुआ है वुमेन्स जो वर्ल्ड कप होता है उसके अंदर, इंग्लैंड के साथ उनका फाइनल था। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंसिडरिंग उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी ऑब्वियसली श्रीलंका की कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेंस टीम तो उनकी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी जो T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन वुमेन्स टीम की अचीवमेंट जो है वो काफी मैटर करती है और काफी उनको मोटिवेशन मिलेगी वो मेंस टीम को भी, और पूरे श्रीलंका में भी है। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि अच्छा माहौल होगा। दूसरी, जहां तक अपनी पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम का भी एक बहुत ही बड़ी जो है वो रीसेट की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये जो प्लेयर्स हैं इनके अंदर उस तरह की कैपेबिलिटी है कि जो और टीम्स हैं वुमेन्स की टीम उनसे ये कम्पीट कर सके, क्योंकि हमने देखा है लगातार ही वुमेन्स टीम की जो परफॉर्मेंस है कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि इन जो अभी जो लॉट है लेडीज का, उनके अंदर इस तरह की कोई पैशन है कि वो क्रिकेट खेल सके। हाँ, मतलब परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ बीच में प्लेयर्स उभरे भी हैं, लेकिन उस तरह का मुझे पैशन नजर नहीं आता वुमेन्स टीम के अंदर जो कि होना चाहिए। तो आई थिंक इसके अंदर भी थोड़ी रीसेट की जरूरत है। आप ट्रायल्स करें, थोड़ा न्यू जनरेशन, न्यू लॉट को लेके आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो भी थोड़ी अच्छी परफॉर्म कर सके एटलीस्ट। तो राफी भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, उसामा की बात से एग्री करूंगा और उसामा की बात को ही लेके चलूंगा कि आपने ग्रोथ देखी है पाकिस्तान वुमेन टीम के अंदर। तो इस ग्रोथ की जो सबसे बड़ी रीजन है ना, कि आपने देखा है कि बिस्मा मारूफ साइड पे हुई है, सना मीर साइड पे हुई है, कुछ और सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो साइड पे हुई है। तो सिस्टम से बड़ा जब प्लेयर, फिर मैं पता नहीं इस चीज के क्यों हो गया, क्योंकि किसी प्लेयर को या फिर किसी इंडिविजुअल को भी सिस्टम से बड़ा नहीं होना चाहिए, सिस्टम सबसे बड़ा है। तो जब आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वुमेन टीम के अंदर सिस्टम से बड़ी आपकी सीनियर प्लेयर्स थी, सिस्टम से बड़ी आपकी कप्तान थी, जो जूनियर्स को ही मौके खुल के नहीं दे रही थी, तो पाकिस्तान वुमेन टीम में जो देखिए पाकिस्तान में रॉ टैलेंट होता है। अब गुलफिरोजा आई है, वो एक रॉ टैलेंट है, परफॉर्म कर रही है। मुनीबा अली है, वो रॉ टैलेंट है। फातिमा सना जिस टाइम आई थी वो 17-18 साल की बच्ची थी और उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। 16 साल की बच्ची थी वो, उस टाइम उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। तो बात यह है कि रॉ टैलेंट पाकिस्तान में आता रहा है हमेशा से, और इंशाल्लाह आता रहेगा रॉ टैलेंट। और रॉ टैलेंट की ही बदौलत आप जो कुछ हैं वो आज दिन तक आइदर वो वुमेन टीम है या फिर मेन टीम है, रॉ टैलेंट की बदौलत ही है आप। तो ये है कि अब ये जो लड़कियां हैं, हमने देखा है यंगस्टर्स को चांस दिया, उन्हें परफॉर्म किया है, तो अब यंगस्टर्स को फर्दर जो है वो इनके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है। और फिर वही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि कभी भी आप, अभी भी आपके जो कप्तान है वो बड़ी सीनियर क्रिकेटर है,
तो सिस्टम से बड़ा ना कप्तान को होना चाहिए, ना कोच को होना चाहिए, ना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए। जी आकिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई इसमें? So lastly before we conclude the show, हमारा आज एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी गर्दिश करी है कि मज़हर रशीद की पॉडकास्ट में आमिर जमाल आए थे और आमिर जमाल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि बाबर आजम और शान मसूद को कंपेयर किया जा रहा था और उन्होंने कहा है कि बाबर जो है वो एक बहुत डिफेंसिव कैप्टन है और उन्होंने कहा है कि शान मसूद कंपेरेटिवली बेहतर है, वो ज़रा अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। तो सबसे पहले हमजा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस बयान के ऊपर क्या कहते हैं कि क्या इस स्टेट ऑफ द करियर आमिर जमाल को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी और क्या इनके लिए ये करियर में नुकसानदेह हो सकते हैं इस तरह के बयान देना? देखें, आमिर जमाल जो है अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम पेशावर जल में भी खेले हैं और पिछले आई थिंक 2-3 सीजन से भी खेले हैं। और जहाँ तक शान मसूद की बात है तो उनकी कैप्टनसी में वो ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी खेले हैं। तो प्लेयर्स को आई थिंक प्लेयर्स पावर जो है ना, बेसिकली प्लेयर्स को ऐसे स्टेटमेंट जो है ना नहीं देनी चाहिए कैप्टन के अगेंस्ट। मतलब अगर वो शान के बारे में बात करें तो ठीक है, शान इज अ गुड कैप्टन, शान इज अग्रेसिव कैप्टन। अब ऑन द अदर हैंड आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबर इज अ बैड कैप्टन। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट देने के हवाले से। अच्छा, राफी और हमजा, राफी और उसामा, बल्कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसामा पहले आई थिंक मुझे लगता है कि हो सकता है आमिर जमाल ने, क्योंकि जैसे हमजा ने भी बताया कि उन्होंने शान की कैप्टनसी में परफॉर्मेंस भी दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हो सकता है उनको थोड़ा उनकी कैप्टनसी जो है वो थोड़ा फेवरेबल लग रही हो, लग रहा हो कि शान मसूद जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो बॉलर्स को शायद समझते हैं, या उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट या बॉलर्स की जो चेंजिंग है वो उनके माइंडसेट को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह की हो सकता है, क्योंकि अभी आमिर जमाल का करियर पड़ा हुआ है, अच्छे ऑलराउंडर है वो, हो सकता है वो आगे पाकिस्तान टीम के लिए भी और खेले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी है कि कुछ जो है वो मीडिया चैनल्स जो है इसको बहुत कंट्रोवर्शियल वे में देख सकते हैं। हो सकता है उनका इस तरह का कुछ वो ना हो, ना माइंड हो उनका कि बाबर को कि उन्होंने बाबर के लिए कुछ बुरा कहा है। वो सिर्फ उनका ऑब्वियसली उनसे एक क्वेश्चन हुआ होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर जो है डिफेंसिव कैप्टन है। हर कैप्टन का अपना माइंडसेट होता है, कोई अटैकिंग होता है, कोई डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। हमने भी सुना था कि भाई मिसबा भी जो है वो थोड़े डिफेंसिव कैप्टन, लेकिन आप देखें टेस्ट मैच में तो डिफेंसिव कैप्टनसी ने उनको इतना हाईएस्ट कैप्टन बनाया। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट जो है वो आप इसको दोनों व्यूज के अंदर ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका इस तरह कोई माइंड था कि वो बाबर को जो है वो क्रिटिसाइज करे थे और शान मसूद को अप्रिशिएट करे थे। उन्होंने एक सिर्फ क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया। तो मुझे तो यही लगता है। राफी, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखें, अगर मैं और आप आमिर जमाल छोड़ आपकी यस के लिए मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप आमिर जमाल को छोड़ें। आप ऐसा कर लें कि कोई भी लड़का जिसने एक फर्स्ट क्लास पिछले सीजन में खेला, आप यस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से मुझे इजाजत ले सकते हैं। आकिब भाई, आपको इजाजत मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोशिश हम कर तो सकते फिर हैं। मजहर को क्यों इजाजत मिल रही है? फिर मजहर को क्यों इजाजत मिल रही है? मेरा सवाल है। कोशिश करेंगे, आपको इजाजत नहीं मिलेगी, फिर मजहर को भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि देखें, आपने ये लॉ जर्नलिस्ट के लिए नहीं रखा कि आपने जर्नलिस्ट को इजाजत नहीं देनी। आपने ये लॉ इसलिए रखा है कि आपने प्लेयर को कभी भी ऑन फील्ड नहीं लाना कि प्लेयर कोई ऐसा बयान ना दे। तो फिर देखें, इनजस्टिस है ना। फिर इनजस्टिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के साथ साथ जर्नलिस्ट के साथ भी कर रहा है। और स्टेटमेंट के ऊपर भी चला सवाल स्टेटमेंट का था, मैं हट गया हूँ। स्टेटमेंट पे भी मैं जवाब देता चलूंगा कि देखें, आमिर जमाल को इस तरह की कंट्रोवर्सी जिस टाइम कैप्टनसी की बातें चल रही हूँ, बताओ ये कैप्टन होगा वो कैप्टन होगा, तो उस टाइम आमिर जमाल को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और ये बात सच्ची है जो उन्होंने बात की है, इसमें भी सदाकत है कि शान मसूद अग्रेसिव कैप्टन है। आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा है कि आज दिन तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाके इतनी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेले जो अभी आपने क्रिकेट लास्ट ओवर में खेली। और फिर देखें, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी कि काउंटी क्रिकेट में गोरा कभी भी हमारे खिलाड़ी नहीं खिलाता, उसने शान मसूद को गोरा ने अपना कप्तान बनाया। तो कोई रीजन है ना, ही इज समथिंग।
So yeah guys, that's it for this video. क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें for more content like this. तब तक के लिए मुझे ताहिर भाई और राफे भाई, हमजा भाई, उसामा भाई, हम सब भी take good care of yourself. Have a good day and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। हाफिज।